आज जो सभा आयोजित हुई है, इसमें मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाला हूं, वो विषय हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चित विषय है कि कारगिल में जो कुछ हुआ हमारे देश के साथ और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया हमारे देश के साथ। इस प्रश्न के थोड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात मैं आपसे करूंगा, वर्तमान में क्या हुआ उसकी पहले बात करूंगा और इतिहास में जो कुछ हो चुका उसकी भी बात आपसे करूंगा। भविष्य क्या है इस तरह की घटनाओं का, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। कारगिल का जो प्रश्न पैदा हुआ और युद्ध की स्थिति बनी, आप सब जानते हैं कि वो युद्ध की परिस्थिति पाकिस्तान के रवैये के कारण बनी। पाकिस्तान की सेनाओं ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमारे देश की सीमाओं का अतिक्रमण किया। जम्मू कश्मीर के इलाके में कारगिल, द्रास और बटालिक नाम के 3 सेक्टर हैं। वहां पर कुछ पहाड़ियों पर कब्जा करके पाकिस्तान के आतंकवादी और घुसपैठिए बैठे। भारतीय सैनिकों ने पहले उनको कोशिश की पाकिस्तान की सरकार से कि किसी तरह बातचीत के माध्यम से पाकिस्तानी घुसपैठिए वापस हो जाएं। भारत की सेनाओं ने ये भी कोशिश की कि बड़े पैमाने पर युद्ध ना करना पड़े, बड़े पैमाने पर जान माल की नुकसान ना उठाना पड़े, उसकी भी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब हुई। तो फिर भारतीय सेनाओं के सामने कोई विकल्प नहीं था और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से मारकर भगाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। आप जानते हैं कि पूरा का पूरा अभियान करीब 2 महीने चला। 2 महीने के इस अभियान में हिंदुस्तान की तरफ से करीब 465 सैनिक जवान हमारे मारे गए। 465 जो सैनिक जवान मारे गए उनमें अधिकारी भी थे और हमारे सैनिक भी थे। आप जानते हैं कि उससे ज्यादा घायल हुए हैं और वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में अभी इलाज करा रहे हैं। कई जवान हमारे लापता हैं जिनके बारे में सेना के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि या तो उनकी लाश कहीं बर्फ के नीचे दब गई है या तो पाकिस्तानी सेनाओं ने उनको बंदी बना लिया है। जो लापता हैं उनकी संख्या भी काफी है। ऐसी परिस्थिति जो बनी हमारे देश में, ये महत्वपूर्ण है जानना कि ये परिस्थिति तमाम तरह के पाकिस्तान से बातचीत करने के बावजूद बनी। पाकिस्तान से समय समय पर भारत की सरकार बातचीत करती रहती है, पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार समय समय पर समझौता भी करती रहती है। उसी के तहत 1998 के साल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश की अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ समझौता करने की, शांति वार्ता करने की, और 98 से चली कोशिशों का नतीजा 99 में निकला कि लाहौर तक जाकर एक समझौता हुआ जिसको लाहौर समझौता कहते हैं। लाहौर समझौते में दोनों देशों ने यह तय किया था कि कोई भी देश किसी देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेगा और कोई भी देश किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं करेगा। लेकिन लाहौर समझौता होने के तुरंत बाद पाकिस्तान की सेनाओं ने, या लाहौर समझौता होने के दौरान ही पाकिस्तान की सेनाओं ने फैसला कर लिया था कि हमें भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करना है और उसके तहत उनके बड़े पैमाने पर उग्रवादी, आतंकवादी, घुसपैठिए हमारी सीमा में आकर बैठे। ये जो समझौता हुआ, ऐसे पाकिस्तान के साथ हमारे कई बार समझौते हो चुके हैं। लाहौर में जो समझौता हुआ था भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार का, इसी तरह का एक समझौता 1987 में भी हुआ था। श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1987 में। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री होती थी 1987 में। तो बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में भी एक समझौता हुआ था इस्लामाबाद में और उसका नाम था इस्लामाबाद समझौता। उस समझौते में भी यही तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे। 1987 के पहले भी पाकिस्तान के साथ इस तरह की बातचीत हो चुकी है कई बार। 1971 में पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एक लिखित समझौता हुआ था। 1965 में भी पाकिस्तान के साथ लिखित समझौता हुआ था। 1947-48 में भी हुआ। आखिरकार ये समस्या क्या है कि जब भी ऐसे कुछ लिखित समझौते होते हैं
और पाकिस्तान की सरकार अपने सामने से आकर बोलती है कि हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, लेकिन समझौते के बाद पाकिस्तान वही हरकत करता है जो बार बार वो कर चुका है। इसके पीछे का कारण क्या है और इस बात का इतिहास क्या है? ये जो कुछ हुआ हमारे देश में, अभी जो पाकिस्तान की सेनाओं ने अतिक्रमण किया और भारतीय सैनिकों को फिर अभियान चलाना पड़ा पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने के लिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में, ऐसा कई बार हो चुका है। पाकिस्तान ने ऐसा कई बार किया है, भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया है और भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करके भारत के ऊपर हमला भी किया है, आक्रमण भी किया है। आप पूछेंगे कई बार कब कब किया है? सबसे पहला तो 1947 में ही किया था। 1947 में आप जानते हैं कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त को, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उसने मात्र 2 महीने के अंदर भारत के ऊपर एक जबरदस्त हमला किया जम्मू कश्मीर के इलाके में, 20 अक्टूबर 1947 को। पहली बार जब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के ऊपर हमला किया, तो उस समय की परिस्थिति बहुत नाजुक थी, संवेदनशील भी थी। उस समय की परिस्थिति संवेदनशील क्यों थी? क्योंकि 1947 का वो जो हमला हुआ भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, उस समय जम्मू कश्मीर हमारा राज्य नहीं था। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। और स्वतंत्र राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर क्यों था? आप जानते हैं कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो अंग्रेजों की सरकार ने भारत को आजादी देने के लिए एक कानून बनाया था, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए जो कानून बनाया था, वो लंदन में बना था और लंदन में पारित भी हुआ था। लंदन में पारित हुआ कानून हिंदुस्तान की आजादी का कानून बना। ये हमारा दुर्भाग्य है, माने हम हमारे देश की आजादी का कानून अपनी संसद में नहीं बना पाए, वो लंदन में बना। जो आजादी के लिए कानून बना भारत की, उसका नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रखा गया। और उस कानून के तहत क्या किया गया? भारत और पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट्स के रूप में दर्जा दिया गया। डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक बड़े राज्य का छोटा राज्य। इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बनाया भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने। भारत और पाकिस्तान को उस कानून के आधार पर डोमिनियन का दर्जा मिला, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। और वो कानून जब लागू किया गया, वैसे तो वो पारित हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जुलाई 1947 को, और भारत में लागू हुआ 14 अगस्त की रात 12 बजे से। तो वो कानून जब लागू किया गया तो उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे एक बात उसमें ये कही गई कि आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स होंगे। दूसरी बात उसमें यह की गई कि आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की संपत्ति का बंटवारा होगा। आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं का भी बंटवारा होगा। आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की जमीनों का भी बंटवारा होगा। आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान की बहुत सारी संपत्तियों का और संसाधनों का बंटवारा होगा। एक तो ये बातें थी उसमें, और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी उसमें कि आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान के जो राज्य हैं अलग अलग, आजादी के समय में हिंदुस्तान में करीब 565 रियासतें होती थी, उनके राजा होते थे, महाराजा होते थे। तो उन सब रियासतों के बारे में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तय किया गया कि आजादी मिलने के बाद ये रियासतें या तो भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में जाएंगी। अब उन रियासतों के राजाओं के मन पर छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो भारत में रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जाओ। और कई रियासतों को यह अधिकार भी दिया गया, उसमें एक प्रावधान ऐसा भी रखा गया कि अगर कोई राजा ऐसा कहे कि हम ना तो भारत में जाना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो फिर वो राजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने का भी अधिकारी होगा। इस तरह की बात भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कही गई। आखिर ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया क्यों अंग्रेजों ने? अंग्रेजों का मतलब ये था, अंग्रेजों की कूटनीति ये थी कि वो भारत में जाते जाते कई टुकड़े करना चाहते थे भारत के। अंग्रेजों का बस चलता तो वो भारत को 565 टुकड़ों में खंड खंड तोड़ते, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया। वरना इस कानून में इस तरह की भाषा लिखने का कोई मतलब नहीं कि अगर कोई राजा चाहे तो स्वतंत्र राज्य भी रख सकता है, ना वो भारत में जाएगा ना पाकिस्तान में जाएगा। माने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 हिस्से तो कर ही दो,
इसके अलावा कुछ राजा महाराजा अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के नाम पर भी भारत को टुकड़े टुकड़े करें तो अंग्रेजों को उसमें खुशी ही होने वाली थी। इसलिए अंग्रेजों ने इस तरह का यह कानून बनाया था। हमारे देश में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करते थे, उस समय उनका नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल को इस बात का अंदाजा था कि अंग्रेज ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को क्यों लाना चाहते, और उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ में आई कि ये अंग्रेजों की पॉलिसी ये है कि हिंदुस्तान के ये जो 565 रियासतें हैं, किसी तरह इनमें बगावत कर दी जाए और हिंदुस्तान ये 565 टुकड़ों में खंड खंड बट जाए। पाकिस्तान एक टुकड़ा हो गया, ऐसे हिंदुस्तान के तमाम टुकड़े हो जाए। इस दृष्टि से अंग्रेजों ने वो कानून लाया था। बहाना अंग्रेजों ने ये बनाया था उस कानून को लाने के लिए कि ये हिंदुस्तान की आजादी का कानून है। वास्तव में वो हिंदुस्तान की बर्बादी का कानून था। सरदार पटेल को लगा कि अगर ये कानून लागू होता है और कानून लागू होने के बाद बहुत सारे राजा ये बात बोलना शुरू करेंगे कि इस कानून के आधार पर तो हमको स्वतंत्र राज्य रखने का अधिकार है, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का अधिकार है, तब तो बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो सरदार पटेल ने पहले से ही एक अभियान चलाया था इस देश में, जो आजादी मिलने के पहले से वो कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजाओं को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए समझौते वो कर रहे थे और करवा रहे थे। और उनकी योजना ये थी कि अंग्रेजों की सरकार जिस दिन तक ये कानून लागू करे उस दिन तक ज्यादा से ज्यादा राज्य और रियासतें हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और उनके समझौते भारत सरकार के साथ हो जाएं। और ये काम उन्होंने बखूबी किया, अकेले दम पर किया और बहुत बखूबी किया। बहुत कम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं जो सरदार पटेल ने किया। फिर भी क्या हुआ कि कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो बहुत निकृष्ट किस्म के थे, घमंडी भी थे बहुत ज्यादा। उन्हीं में से एक राजा था जो जम्मू कश्मीर का था, उसका नाम था हरि सिंह। उसको बहुत घमंड था अपने ऊपर और अक्सर यह कहा करता था कि ना तो मैं पाकिस्तान में जाने वाला, ना तो मैं भारत में जाने वाला। इसी तरह का एक नवाब होता था जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, वो भी बहुत घमंडी था। वो भी अक्सर यह कहता था कि मैं तो भारत में रहने वाला नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, हैदराबाद को अलग करूंगा और भारत से अलग उसको पाकिस्तान में ले जाऊंगा। इसी तरह एक राजा होता था ट्रावनकोर का। ट्रावनकोर एक रियासत होती थी, तो वहां का एक राजा था, उसको भी बहुत घमंड था अपने ऊपर और वो भी यही इस तरह की भाषा बोलता था। एक राजा और होता था इस तरह का कोयम्बटूर का। ऐसे ही एक राजा था, नवाब था जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ का नवाब था, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे और ये निजाम था हैदराबाद वाला। ट्रावनकोर का राजा था, कोयम्बटूर का राजा था। ऐसे 5-7 राजा थे जिनकी रियासतों के बारे में वो अंतिम समय तक यही कहते रहे कि हम ना तो भारत में जाने वाले हैं, हम तो ना तो पाकिस्तान में जाने वाले हैं। निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ का निजाम दोनों ये कहने लगे थे अंतिम दिनों में कि भारत में तो हम नहीं ही रहेंगे, भले ही हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। अब मुश्किल उनकी ये थी कि जो जूनागढ़ का नवाब चाहता था कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन जूनागढ़ की प्रजा चाहती थी कि हम भारत में रहें, क्योंकि जूनागढ़ सौराष्ट्र का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है और जूनागढ़ का पाकिस्तान से सीधे कोई रिश्ता भी नहीं है। बीच में समुद्र है, समुद्र के बाद कराची आता है और जूनागढ़ की प्रजा मूलतः गुजराती प्रजा है, तो वो प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलें, लेकिन वहां का राजा कहता था कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। ऐसे ही निजाम हैदराबाद जो था, निजाम कहता था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन हैदराबाद की प्रजा नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तो उनके सामने यह संकट था। निजाम हैदराबाद के सामने अपनी प्रजा का विरोध था, जूनागढ़ के नवाब के सामने अपनी प्रजा का विरोध था। तो चूंकि प्रजा का विरोध था और बड़े पैमाने पर था, इसलिए वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो पाए 15 अगस्त 1947 तक, लेकिन उनकी तैयारी पूरी थी शामिल होने की। जम्मू कश्मीर में परिस्थिति थोड़ी विपरीत थी उस समय। जैसे निजाम हैदराबाद के सामने परिस्थिति थी कि निजाम की प्रजा चाहती थी भारत में रहे, निजाम कहता था पाकिस्तान में जाए। जूनागढ़ की प्रजा कहती थी हम भारत में रहें, निजाम कहता था हम जाएंगे, नवाब कहता था पाकिस्तान में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो प्रजा थी वो ऐसा नहीं कहती थी कि हम भारत में रहेंगे और वो ये भी नहीं कहती थी कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। वहां की प्रजा के मन में भी कुछ इसी तरह की बात थी कि हम अलग रहेंगे, न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम अलग रहेंगे। और अंग्रेजों ने कानून बना ही दिया तो उनको मौका मिल गया।
इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो उस समय जम्मू कश्मीर नाम का राज्य हमारे साथ नहीं था। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब 1947 में पाकिस्तान ने पहली बार हमला किया था तो हमारी परिस्थिति बहुत संवेदनशील थी। और परिस्थिति की संवेदनशीलता क्या थी कि जम्मू कश्मीर की प्रजा अपने राज्य का हिस्सा नहीं थी, अपने देश का हिस्सा नहीं थी। वहां का राजा भी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत के साथ नहीं था। तो पाकिस्तान को मौका मिल गया और पाकिस्तान को लगा कि ये जम्मू कश्मीर अगर स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा तो तकलीफ होगी बाद में। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये भारत में तो अभी मिला नहीं है, तो चलो हमला करो और पूरे जम्मू कश्मीर को छीन लो और उसको पाकिस्तान में मिला दो। ये उनकी योजना थी। उस योजना को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बहुत ताकतवर तरीके से आक्रमण किया था। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान 2 महीने पहले और अचानक से 2 महीने के बाद उसने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर की सीमा पर। तो राजा हरि सिंह जो था उसकी सेनाओं ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण कर दिया। 4 दिन भी शायद नहीं लगे, 3 साढ़े 3 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर की पूरी सेना और उनकी की पूरी फौज पाकिस्तानी सेनाओं के सामने समर्पण करके हाथ बांधकर खड़ी हो गई। और पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। जब पाकिस्तान को जीत मिली और जम्मू कश्मीर की सेनाओं ने समर्पण कर दिया पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान को लगा कि अब रौंदते चले जाओ और पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में मिला दो। उसी दृष्टि से पाकिस्तानी सेना लगातार आगे बढ़ती गई। श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक तक पाकिस्तानी सैनिक पहुंच गए 4 दिन के अंदर। 20 अक्टूबर को हमला हुआ, 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगर के नजदीक पहुंच गए। राजा हरि सिंह को लगा कि अब अगर पाकिस्तान को रोका नहीं गया किसी तरीके से, तो ये मेरा जो सपना है कि मैं जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाऊं, वो सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारतीय सेना कुछ कर नहीं सकती थी उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया भारतीय सैनिक कसमसाहट से देख रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर को रौंद रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो इलाका हमारा नहीं था। अगर वो हमारे राष्ट्र का इलाका होता तो भारतीय सैनिकों को इंतजार नहीं करना पड़ता 4 दिन तक, वो जाते और पाकिस्तानी सेना को मार के भगाते। तो जब ऐसा लगने लगा कि अब जम्मू कश्मीर चला जाएगा हाथ से और पाकिस्तानी सेना पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लेगी, तब राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने लिखा कि आप हमारी पाकिस्तान की सेना से रक्षा करिए, बदले में हम अपना पूरा का पूरा राज्य भारत में मिलाने को तैयार है। सरदार पटेल ने कहा कि आपकी बात पर भरोसा नहीं होता, आप ये हमको लिख कर दीजिए। पहले उसने ये संदेश मौखिक भिजवाया, सरदार पटेल ने मना कर दिया कि हम आपके मौखिक संदेश को मान नहीं सकते, कल आप अपनी बात से पलट जाएं तो हमको क्या होगा, आप इसको लिख कर दीजिए और लिख कर दीजिए, उस पर हस्ताक्षर करिए। एक बाजू में आप हस्ताक्षर करेंगे, एक बाजू में हमारा प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा भारत सरकार का, और बाकायदा जम्मू कश्मीर को भारत राष्ट्र में विलय कराया जाएगा उस समझौते के आधार पर। और जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत राष्ट्र में हो जाएगा, उसके बाद हमारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए आएगी। और सरदार पटेल ने कहा कि आप जितनी जल्दी ये समझौता करेंगे उतनी जल्दी हमारी सेना आपकी रक्षा के लिए आएगी। तो महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल द्वारा रखी गई इस शर्त के आधार पर एक लिखित समझौता किया, जिसके सारे दस्तावेज हमारे देश में उपलब्ध हैं। महाराजा हरि सिंह ने समझौता यह किया कि भारत सरकार की सेनाएं हमारी रक्षा करेंगी, माने जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से रक्षा करेगी, बदले में हम पूरा का पूरा राज्य भारत में विलय करने की बात करते। उसमें एक ही बात मुश्किल हो गई कि राजा हरि सिंह ने कहा कि हम विलय जरूर करेंगे आप में, लेकिन हमारा स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, हमारी अलग अस्मिता है, हमारी अलग संस्कृति है, हमारी अलग भाषा है, हमारा अलग खान पान है, हमारा अलग रहन सहन है। तो हमारी पूरे के पूरे आइडेंटिटी का कोई खतरा ना पैदा हो, इसलिए कुछ शर्तों के साथ हम विलय करने को तैयार हैं। तो शर्तें कुछ इस तरह की थीं कि जैसे जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और वो विशेष राज्य का दर्जा हमको अपने संविधान में लाना पड़ेगा।
तो इन शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। जब शामिल हुआ जम्मू कश्मीर 24 अक्टूबर 1947 की रात को राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए समझौते पर। जैसे ही समझौता हुआ तो सरदार पटेल ने आदेश किया और भारतीय सैनिकों ने जाकर फिर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ पूरी ताकत से युद्ध लड़ना शुरू किया। भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों को मारने में या भगाने में समय लगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना काफी अंदर तक घुस आई थी। 24 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना ने हमला शुरू किया, थल सेना भी उनके साथ थी, लेकिन वो लड़ाई कम से कम 2-2.5 महीने चल गई। 2-2.5 महीने की लड़ाई जब चली तो बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के समर्थन में आ गई और जम्मू कश्मीर ने अपने राज्य के विलय का समझौता भारत सरकार से कर लिया है। तो पाकिस्तान को लगा कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर विजय हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की सेना तो पीछे हट गई, भारतीय सेना उनके सामने आ गई। तो फिर पाकिस्तान ने एक कूटनीतिक प्रयास किया कि ये जम्मू कश्मीर अब तो हम पूरा ले नहीं पाएंगे, लेकिन जितना इलाका हमने ले लिया है जम्मू कश्मीर का उतना भी हमारे पास रह जाए। तो उसके लिए फिर पाकिस्तानी सरकार ने प्रयास ये शुरू किया कि यूनाइटेड नेशंस वालों को अपनी तरफ से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि किसी तरह से आप हमारा भारत सरकार से समझौता कराइए। उस समय यूनाइटेड नेशंस नई बनी हुई संस्था थी, अमेरिका के आदेश और इशारे पर चलने वाली संस्था थी उस समय और आज भी है। अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, उनका नाम था आइजनहोवर। तो आइजनहोवर को जब पाकिस्तानियों ने संपर्क किया तो उनको लगा कि अमेरिका को चौधरी बनने का ये बहुत अच्छा मौका है, अभी पाकिस्तान की सरकार सामने से बोलती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक पत्र लिखा और पंडित नेहरू को उन्होंने पत्र लिखा। उसकी भाषा कुछ इस तरह की थी कि आप अगर कहो तो हम पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती कराएंगे, युद्ध विराम कराएंगे। तो उससे समझ में आने लगा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो उनके इशारे पर ही कर रहा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोले कि आप कहो तो हम आपकी पाकिस्तान से दोस्ती कराएं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान के दोस्ती के सारे सूत्र मालूम हों, इस तरह की भाषा उन्होंने बोलना शुरू किया। और एक प्रस्ताव यह भी दिया कि आप बोलो तो यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को ले आएं और कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए इसका, क्योंकि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी लंबे समय चल सकती है, इसका कोई स्थायी समाधान हो जाए। इस तरह की बात पंडित जी के सामने आई। शायद पंडित नेहरू को ऐसा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अगर हम यूनाइटेड नेशंस को बीच में ले आएं तो कभी भी भविष्य में यूनाइटेड नेशंस जो है भारत पाकिस्तान के झगड़े सुलझाने में मदद करता रहेगा। पंडित नेहरू को यह अंदाजा नहीं था कि यूनाइटेड नेशंस के पीछे अमेरिका जो है उसकी कूटनीतिक बुद्धि काम कर रही है। तो पंडित जी उस झांसे में फंस गए जो आइजनहोवर ने उनके सामने पत्र के रूप में भेजा और पंडित नेहरू तैयार हो गए कि ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता में हम इन दोनों देशों के लोग शांति वार्ता करेंगे या समझौता करेंगे। तो मामला जो द्विपक्षीय था वो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया। बाद में यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित हुए और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ। उस समझौते में जो हमारे हित के विरुद्ध था वो क्या बात थी, वो बात यह थी कि जिस समय समझौता हुआ जनवरी 1948 के समय की स्थिति को उसमें माना गया, तो जनवरी 1948 तक जो सेनाओं के पास जितना हिस्सा है वो उनके पास रहेगा। माने पाकिस्तान की सेना के पास अगर कुछ हिस्सा है तो वो पाकिस्तान का रहेगा और भारतीय सैनिकों के कब्जे में जितना हिस्सा है वो भारतीय सैनिकों के पास रहेगा। ऐसी बात उस समझौते में आई जो मैं मानता हूं कि भारत के हित के विरुद्ध थी। अगर समझौता होता तो इस तरह का होना चाहिए था कि 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे जिस देश की सेना जहां पर थी वो वहां पर वापस जाएगी। और चूंकि 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, तो उस समय तक की भी अगर बात करते तो भी समझ में आती, लेकिन उसमें बात ऐसी नहीं हुई। उसमें बात ऐसी हुई जनवरी 1948 में सीमाओं के पास अगर पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की सेना के कब्जे में कुछ जम्मू कश्मीर का इलाका है तो वो उनके पास रहेगा और भारतीय सेना के पास जो कुछ है वो उनके पास रहेगा।
तो इसी समझौते में जो गड़बड़ हुई वो ये कि जम्मू कश्मीर का करीब 26,000 वर्ग मील का इलाका उस समय पाकिस्तान के कब्जे में था जिस समय यह समझौता हुआ। तो समझौते की शर्त के मुताबिक वो 26,000 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो वास्तव में भारत में होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 24 अक्टूबर 1947 को हो चुका था। यही 26,000 वर्ग मील इलाका है जिसको आज हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। इसमें 3 डिवीजन है, एक का नाम है गिलगित, एक का नाम है स्कार्दू और एक का नाम है हुंजा। ये 3 डिवीजन का 26,000 वर्ग मील इलाका हमारे देश का या जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है। 1948 के उस यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के बाद हुए समझौते के आधार पर ऐसा तय हुआ और तब से वो पाकिस्तान के कब्जे में है। बाद में भारत की संसद में कई बार इस पर बहस हुई कि ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका 26,000 वर्ग मील पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको भारत में वापस लाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और एक बार तो बहुत ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ भारत की संसद में, अभी 2 साल पहले 15 अगस्त 1997 की रात को 12 बजे भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। भारत की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मनाने के संदर्भ में एक विशेष सत्र आयोजित हुआ था संसद में। तो उस विशेष सत्र में 15 अगस्त 1997 की रात को ठीक 12 बजे एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से समर्थन किया। एक भी राजनीतिक पार्टी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। वो प्रस्ताव क्या है कि ये 26,000 वर्ग मील इलाका भारत में वापस आना ही चाहिए। तो ये प्रस्ताव हिंदुस्तान की संसद में पारित हुआ 15 अगस्त 1997 को। इसके पहले भी हमारी संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में कई बार बहस हुई है और उस बहस में हमेशा से यही तय हुआ है कि ये बचा हुआ हमारा जो 26,000 वर्ग मील है वो पाकिस्तान से भारत में आना ही चाहिए। 50 साल से ये किस्सा हमारे देश में चलता है, लेकिन आने का कोई सूत्र नहीं दिखाई देता। पता नहीं वो कब आएगा। 50 साल में कई बार ऐसी चर्चा हुई है, कई बार बहस हुई है, प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन वो कब आएगा अभी उसका इंतजार हमें करना होगा। ऐसी चर्चा, ऐसे किस्से होते रहे हैं। मैं जो बता रहा था मुख्य बात वो 1947-48 के पाकिस्तान के आक्रमण की और उसके बाद हुए समझौते की। उस समझौते में एक चीज अच्छी हुई थी जिसको मैं कहता हूं कि जब 1948 में यह समझौता हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उसमें तय ये हुआ कि भविष्य में कभी भी पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद पंडित नेहरू इसीलिए तैयार हुए गए होंगे उस प्रस्ताव पर, अन्यथा उस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है, उसके दस्तावेज मैंने देखे हैं, जिस पर कोई भी भारत की सरकार तैयार हो सके कि पाकिस्तान से कोई समझौता करें। शायद पंडित नेहरू इसलिए तैयार हुए होंगे, ये मेरी अपनी मान्यता है, हो सकता है ये गलत भी हो, अंदर की बात क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रस्ताव पढ़ने से एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि भारत के लिए उसमें कुछ मिला नहीं, हमने खोया ही। तो इतना खोने वाला प्रस्ताव कैसे कोई सरकार स्वीकार कर सकती है? तो शायद उसमें एक ही बिंदु ऐसा लगता है जिसमें पाकिस्तान की सरकार ने हस्ताक्षर करके ये कहा कि हम कभी भी भविष्य में भारत के ऊपर अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे। और दूसरी बात उसमें यह कही गई कि जब भी जरूरत होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होगा, तो वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके उसको हल कर लिया जाएगा। शायद यही एक कारण था जिसके लिए पंडित नेहरू तैयार हुए होंगे। बाकी उसमें ऐसा कोई भी दूसरा कारण नहीं दिखाई देता कि भारत सरकार तैयार हुई हो। तो पाकिस्तान ने खुद सामने से ये बोला और लिखित में दिया कि हम कभी भविष्य में हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपने इस वायदे पर कायम नहीं रहा। लिखित में समझौता होने के बावजूद और लिखित में अपनी तरफ से आश्वासन देने के बावजूद पाकिस्तान की सेनाओं ने 1965 में भारत के ऊपर फिर हमला किया। 1965 के हमले को पाकिस्तान ने क्यों किया, उसके पीछे एक छोटा सा संदर्भ और समझ लेना जरूरी है। 1947-48 में तो पाकिस्तान ने हमला किया इस लालच में कि चलो जम्मू कश्मीर का इलाका पूरा अपने में ले लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का के पीछे वो कौन से प्रेरक तत्व थे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। उसका एक गहरा कारण था कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। 1965 के पाकिस्तान के भारत पर होने वाले हमले के पूर्व
चीन ने भारत के ऊपर हमला किया था 1962 में, और जब 1962 का हमला हुआ था हमारे देश के ऊपर, तो वो सबसे दुर्भाग्यशाली विदेशी आक्रमण था हमारे देश के ऊपर, आजादी के पिछले 50 सालों का। उस आक्रमण के लिए मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली। तो मैं क्यों कहता हूं ऐसा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये था 1962 के विदेशी हमले में कि हमारे देश में वीके कृष्ण मेनन जैसे रक्षा मंत्री थे। आप कहेंगे ऐसी कौन सी खास बात है जिनके लिए आप बोलते हैं कि बड़े दुर्भाग्यशाली थे? वीके कृष्ण मेनन थे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, लेकिन हमेशा विदेश घूमते रहते थे। उनको हिंदुस्तान रहना कभी अच्छा ही नहीं लगता। अमेरिका अच्छा लगता था उनको, फ्रांस अच्छा लगता था, ब्रिटेन अच्छा लगता था, न्यूयॉर्क उनको हमेशा अच्छा लगता था। उनकी तो मजबूरी थी कि वो भारत में पैदा हो गए। हमेशा उनको भारत कभी अच्छा नहीं लगता, उनको हमेशा विदेश अच्छा लगता। थे रक्षा मंत्री, काम विदेश मंत्री का करते थे। माने जो जवाबदारी उनको दी गई थी वो ही काम नहीं करते थे, बाकी दुनिया भर के फालतू के बहुत सारे काम करते। इस देश में जाना, उस देश में जाना, वहां जाकर कूटनीतिक बात करना, इधर जाके कूटनीतिक, जो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी थी वो ही छोड़कर बाकी कुछ भी करना। और वो किस तरह के मानसिकता के व्यक्ति थे, कैसे बुद्धि थी उनकी, कैसी बुद्धि चलती थी, उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूं। 1960-61 के आसपास एक बार संसद में बहस हो रही थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अपनी तरफ से। क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो अब हमारा दोस्त हो गया, हमने उनसे समझौता कर लिया 1948 में। अब पाकिस्तान ने बोल दिया है कि वो तो कभी हमला करने वाला नहीं है, दुनिया में आजू बाजू में और कोई हमारा दुश्मन है नहीं, तो हमको ये सेना रखने की क्या जरूरत है, सेना हटा देनी चाहिए। ऐसी उल्टी बुद्धि के आदमी थे वीके कृष्ण में। और कहीं ऐसा नहीं था कि वो किसी साधारण सी बैठक में बोल रहे, लोकसभा में कह रहे थे कि ये सेना हमको हटा देनी चाहिए, इसकी कुछ जरूरत नहीं। फिर किसी सदस्य ने खड़े होकर उनसे पूछा कि आप बताइए वीके कृष्ण मेनन साहब, अगर सेना हटा देंगे तो कभी कुछ जरूरत पड़ गई, अभी आप बोलते हो कि पाकिस्तान तो दोस्त हो गया हमारा, चीन तो हमारा दोस्त पहले से ही है, अभी आप ये भी कहते हो सेना भी हटा दो, मान लो कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? वो कहते थे हिंदुस्तान की पुलिस काफी है, उसी से काम चला लेंगे आप। ये उनका जवाब था लोकसभा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कई मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग के सामने उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रख दिया कि देखो, सेना की तो जरूरत नहीं है, तो सेना का खर्च क्यों करें, इसका बजट कम कर दो। तो हिंदुस्तान की सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्चे का बजट उन्होंने कम कराया। और बजट ही कम नहीं कराया, एक दिन तो उन्होंने यहां तक बेवकूफी का आदेश भी दिया कि सेनाओं के आयुध निर्माण के लिए, आयुध निर्माण माने गोला बारूद बनाने के, हिंदुस्तान में जो कारखाने चलते हैं उनको बंद कर दो। क्या जरूरत है इसकी? अभी गोला बारूद हमें चाहिए क्यों? जब हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला नहीं, तो बंदूक हमें क्यों चाहिए, गोला बारूद हमें क्यों चाहिए, सेना हमें क्यों चाहिए? तो सेना का खर्चा कम कराया। गोला बारूद बनाने के जो कारखाने हिंदुस्तान में चलते थे, वो कारखानों को बंद कराने की बात कही, और करा भी दिया बहुत सारे कारखानों को बंद। कुछ ऐसी विचित्र हालत बन गई थी उस समय हिंदुस्तान की कि जिन स्थानों पर सेनाओं के लिए गोला बारूद बनाने का काम होना चाहिए था, उन स्थानों पर कॉफी के प्याले बनाने का काम, चाय के प्याले बनाने का काम, इस तरह के धंधे शुरू कराए। ऐसी बुद्धि के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दुर्भाग्यशाली समय था हमारा जब 1962 में चीन का आक्रमण हुआ। और उनके इस तरह के जो बयान आते थे, तो चीन को लगा कि ये तो बहुत बेवकूफ आदमी, कहता है सेना को भी हटा लो, सेना का खर्च भी कम कर दो, सेना के लिए जो निर्माण सामग्री बनाने के कारखाने चलते हैं उनको भी बंद करा दो, उनमें कुछ और धंधा कराओ, और दुनिया भर में घूमना, कभी सेनाओं के सामने नहीं जाना, सेनाओं के बीच में नहीं जाना, न्यूयॉर्क जाना, अमेरिका जाना, यूरोप घूमना, इस तरह के काम वो करते रहते। तो चीन को मौका मिल गया, और चीन को एक मौका यह भी मिल गया कि चीन को ऐसा लगा कि वीके कृष्ण मेनन तो प्रधानमंत्री के आदमी है, माने पंडित नेहरू के आदमी है, तो उनको लगा कि शायद पंडित नेहरू की भी यही मान्यता होगी, इसलिए तो उन्होंने रक्षा मंत्री बना के बिठाया उनको। और वीके कृष्ण मेनन को पंडित जी ने रक्षा मंत्री क्यों बनाया था? उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी उनसे, अन्यथा वीके कृष्ण मेनन कोई मास लीडर नहीं थे इस देश में।
जनता में उनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव हो ऐसा कुछ नहीं था वीके कृष्ण मेनन का। फिर भी हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री उनको बनाया गया था, तो उनकी पंडित जी के साथ कुछ व्यक्तिगत दोस्ती थी, इसलिए उनको बनाया गया था। और आप अगर उनके कुछ रिकॉर्ड सुने जो भाषण के हैं, तो वो 4 घंटे 5 घंटे भाषण देते थे, लेकिन उसका आप सिर पैर नहीं निकाल सकते वो क्या बोल रहे हैं। वो लंबा भाषण करेंगे, 4 घंटे भी करेंगे, 5 घंटे भी करेंगे, 7 घंटे भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके बोले हुए का अर्थ क्या है ये समझने वाला बिल्कुल नहीं समझ सकता। कुछ भी बात कहीं से लाके कहीं की कहीं पे जोड़ दिए, कहीं की कहीं की जोड़, इस तरह का वो चलता रहता था उनका। इस तरह के व्यक्ति थे वीके कृष्ण मेनन। तो 1962 में जब हिंदुस्तान के वो रक्षा मंत्री हुए, या पहले से थे, वो तो गलत बोल गया, हुए पहले से थे, उसी समय चीन को अंदाजा लगा कि भारत तो किसी कमजोर रक्षा मंत्री के कब्जे में है, सेनाओं के खर्चे भी कम हो रहे हैं, आर्मी के लिए उत्पादन करने वाले केंद्र भी बंद हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। चीन को ऐसा लगता था कि एक इलाका है हमारे देश का जो दुर्भाग्य से आज हमारे पास नहीं है, चीन उसको ताक में बैठा हुआ था, अक्साई चीन का इलाका। तो 1962 में अचानक से चीन ने भयंकर हमला। चीन के हमले के पहले हमारे देश की परिस्थिति क्या थी, मैंने आपको बताया कि हमारे देश के बॉर्डर पर से आर्मी के कई लोगों को वापस बुला लिया गया था और आर्मी का बजट कट कर दिया गया था। आर्मी के लिए सप्लाई लाइन कमजोर हो चुकी थी। चीन ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट में। आज हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, आज से 40 साल पहले वो नेफा प्रदेश होता था, नेफा कहलाता था। तो नेफा प्रदेश के इलाके में चीन ने पूरी ताकत से हमला किया, और चूंकि वहां हमारी आर्मी नहीं थी, बॉर्डर करीब करीब खाली पड़े हुए थे, तो चीनी सैनिक दन दनाते हुए घुसते चले गए। और जब चीनी सैनिकों के सामने कोई प्रतिरोध नहीं हुआ भारतीय सैनिकों की तरफ से, तो चीनी सैनिकों ने अपना मनमानी किया। सबसे खराब काम जो उन्होंने किया कि उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, नेफा प्रदेश के इलाके में हजारों बहनों के साथ बलात्कार किए चीनी सैनिक। और उस इलाके में जो नौजवान किस्म के लोग होते थे उनको बिल्कुल बुरी तरह से मारा, तोड़ा, काट दिया उनको। अब बेचारे नौजवानों के सामने कोई हथियार नहीं था, वो लड़ते कैसे। नॉर्थ ईस्ट में जो इलाका है, आप में से कोई गए हो तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा चुका हूं। वहां तो ऐसे मुश्किल इलाके में लोग अपना जीवन बिताते हैं कि रोज का जीवन चलाने में ही बहुत तकलीफ होती है, ऊपर से कोई विदेशी हमला हो जाए तो उसको रोकने में तो और भी तकलीफ होती है। रोज का जीवन ही उनका एक तरह का आक्रमण जैसा ही होता है। तो वही रोज का जीवन उनके लिए मुश्किल था, ऊपर से चीन का हमला हुआ और इतने ताकतवर तरीके से हुआ, तो वो तो कभी उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हजारों नौजवान मारे गए। और चूंकि हमारी आर्मी वहां से हट चुकी थी, तो उन नौजवानों के मन में एक तरह का विद्रोह और एक तरह की घृणा पनपना शुरू हुआ भारत की सरकार के विरोध। और वही घृणा और विद्रोह था जो आज भी वहां पर विद्यमान है। वहां आप जाइए तो कभी वो एक मौलिक सवाल पूछते हैं जिसका हमारे पास भी जवाब नहीं होता। वो कहते हैं जब 1962 का युद्ध हुआ था तब तुम्हारी भारतीय सेना कहां थी। और वो सही प्रश्न करते हैं, उसका हम में से कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर परदेशी आक्रमण हुआ और हम संकट में फंसे तब तुम्हारी सेना ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तुम कैसे कहो कि हम भारत में रहें। इसलिए उनके मन में अलगाव की भावना बहुत पैदा हुई उस नेफा के इलाके में। और वो अलगाव की भावना इतनी जबरदस्त हुई है कि वो कहते हैं हम तो अलग बनाएंगे, अपना बोडोलैंड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो 1962 के उस चीनी हमले का दुष्परिणाम। उस दुष्परिणाम में 2 चीजें हुई। एक तो उन क्षेत्रों के रहने वाले निवासियों का भारत की सरकार पर से विश्वास टूट गया, जो सबसे खराब हुआ। मैं उसको सबसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं कि किसी देश के इलाके के लोगों का सरकार से विश्वास अगर टूट जाए तो बहुत मुश्किल होती है उस इलाके में। तो उनका एक तो विश्वास टूटा, जो सबसे खराब हुआ वो ये। और दूसरा, उनकी जो तबाही हुई उसको देखकर वो हिल गए एकदम अंदर। हजारों हजारों कटी हुई लाशें आपके सामने पड़ी हो, हजारों हजारों बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो और उनको मार दिया गया हो, तब आप उनके दिल में पूछिए कि कैसा दर्द का लावा फैलता। वो हुआ वहां पर। और उसके बाद जो सबसे खतरनाक एक तीसरी चीज हुई उस 1962 के युद्ध में, चूंकि हमारी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, हमारे सैनिकों की कोई तैयारी नहीं थी, और हमारे देश में सेना की सप्लाई लाइन भी बहुत कमजोर थी, तो चीन ने
पूरी ताकत के साथ 72,000 वर्ग मील इलाका हमारा छीन लिया, जो आज भी चीन के पास है। उसी में अक्साई चीन का इलाका है जो चीन के कब्जे में है। और आप जानते हैं कि उसी 72,000 वर्ग मील के इलाके में हमारे देश का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो भी चीन के कब्जे में है। अभी आप या मैं कभी कैलाश मानसरोवर जाना चाहें तो जा नहीं सकते तब तक जब तक कि चीन की सरकार की हमें रजामंदी ना मिले। चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। अपने देश के तीर्थ स्थान में जाने के लिए एक परदेशी सरकार से वीजा लेना पड़ता है। इससे ज्यादा अपमान की बात और क्या हो सकती है हमारे